हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में। तो आप में से एक स्टूडेंट शिवानी की रिक्वेस्ट थी कि मैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पे एक वीडियो बनाऊं। तो यहाँ पे ये वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं उसी टेक्निक को। एनएमआर होता क्या है? इसे न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस बोलते हैं। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। तो इस टेक्निक का नाम होता है न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी का अगर हम इन जनरल डिस्कस करें कि ये होता क्या है, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है एक टाइप की टेक्निक होती है जिसके अंदर हम लाइट और मैटर के बीच का इंटरेक्शन स्टडी करते हैं। यानी लाइट और मैटर के बीच का इंटरेक्शन कैसे आप स्टडी करोगे? इसके अंदर आप एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन ऑफ लाइट जो भी मैटर कर रहा है, यानी मैटर जो भी लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है या इमिट कर रहा है, उसे हम स्टडी कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो इस टेक्निक का एक पार्ट है एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक टाइप है। तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी को एक और नाम से हम जानते हैं, इसे एमआरएस भी बोलते हैं। एमआरएस होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो ये भी इसे बोलते हैं। तो इसके दो नाम हो गए, एक एनएमआर, एक एमआरएस। इसमें हम किस चीज को डिटेक्ट करते हैं? तो इसमें हम बेसिकली दिस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, मैग्नेटिक रेडिएशन। तो एब्जॉर्प्शन होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की किस जगह पे? इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन जो होता है, उस रीजन की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की का एब्जॉर्प्शन होता है। क्या इस रीजन की बेसिकली जो वो है वेवलेंथ है, फ्रीक्वेंसी है, वो होती कितनी है? तो 4 to 900 मेगाहर्ट्ज की हो सकती है। तो कौन एब्जॉर्ब करता है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को? तो इसको एब्जॉर्ब करने का काम होता है एटम के न्यूक्लियाई का। तो जो भी सब्सटेंस है, जिसका भी हम जो भी मैटर है जिसके साथ हम लाइट का एब्जॉर्प्शन इमिशन स्टडी कर रहे हैं, उसके न्यूक्लियाई ने लाइट कितनी एब्जॉर्ब करी, इमिट की, वो हम इससे स्टडी कर सकते हैं। इस पूरी चीज को समझने के लिए मैं डायग्राम एक बना रही हूँ। उस डायग्राम के थ्रू आप इसे ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। फिर मैं इसका प्रिंसिपल और एप्लीकेशंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एक सैंपल ट्यूब होती है इस तरीके की। तो ये सैंपल ट्यूब है, इसमें मान लेते हैं इतना जो है वो सैंपल है सारा। अब इस सैंपल के अराउंड कॉइल्स होती हैं, इस तरीके की कॉइल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये कॉइल्स जो है कनेक्टेड होती हैं एक डिवाइस से जिसे कि हम डिटेक्टर बोलते हैं। तो ये कनेक्टेड होती है डिटेक्टर से, और डिटेक्टर जो है वो, यहाँ पे हम एक और बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं एब्जॉर्प्शन। ठीक है, डिटेक्टर ने जो भी एब्जॉर्प्शन थी उसे डिटेक्ट किया और उस एब्जॉर्प्शन को फिर एक प्रिंटर की हेल्प से प्रिंट कर दिया। तो यहाँ पे है प्रिंटर। अब ये प्रिंटर में कुछ इस तरीके की कर्व्स आएंगी, पीक्स आएंगी। तो ये होती है B0, यानी मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई करी है तो उसके बेसिस पे ये पीक आई है। अब यहाँ पे आपने कैसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करी? तो इस ट्यूब के अराउंड, मैं यहाँ येलो कलर से बना रही हूँ, इस तरीके के कुछ बॉक्सेस जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। फिर क्या होता है इसके बाद यहाँ पे लगा होता है मैग्नेट। तो यहाँ पे एक मैग्नेट है, ये है मैग्नेट। दूसरी साइड भी इस तरीके का उसका दूसरा पोल होगा, इस तरीके का। और ये आपस में इस तरीके से यहाँ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, बेसिकली ये मैग्नेट ही है, तो यहाँ से कनेक्टेड होंगे। अब यहाँ पे हम कॉइल्स फिर से बनाते हैं, क्योंकि ये कॉइल्स कनेक्टेड होती हैं मैग्नेटिक कंट्रोलर से। तो एक डिवाइस यहाँ पे लगा होता है जिसे हम मैग्नेटिक कंट्रोलर बोलते हैं। अब मैग्नेटिक कंट्रोलर जो है उसके साथ ये जुड़ा क्यों हुआ है? तो मैग्नेटिक कंट्रोलर कंट्रोल करेगा कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो मैग्नेट के थ्रू पास होंगी, यानी सैंपल के थ्रू बेसिकली पास होंगी।
तो ये थी सैंपल ट्यूब, ये मैग्नेटिक कंट्रोलर हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के बेसिस पे हम प्रिंटर के थ्रू ये इमेज जो है वो बनाएंगे। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लिख देते हैं। इसके बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये जो मैंने यहाँ स्क्वायर जैसी कुछ चीजें बनाई थी एक्चुअली थी क्या। तो ये सारी जो थी इसे बोलते हैं आरएफ ट्रांसमीटर, आरएफ ट्रांसमीटर। तो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो प्रोवाइड हुई वो कहाँ से प्रोवाइड हुई, इस आरएफ ट्रांसमीटर से हुई और इन कॉइल्स के थ्रू वो गई सैंपल ट्यूब के पास। तो ये पूरा उसका डिवाइस का एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का, स्पेक्ट्रोमीटर बोलेंगे उसे, तो एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर का स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर इस तरीके से पूरी चीज जो होती है वो बेस्ड होती है। अब इसका हम प्रिंसिपल डिस्कस कर लेते हैं। प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो प्रिंसिपल में आपको सिंपली ये पता होना चाहिए कि बहुत सारे न्यूक्लियाई जो होते हैं उनके पास स्पिन होती है और वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड होते हैं। तो जब भी उनके ऊपर हम मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो एनर्जी जब भी उसमें से ट्रांसफर होती है तो वो एनर्जी जो होती है, एनर्जी ट्रांसफर, वो बेस एनर्जी से हायर एनर्जी लेवल की साइड ट्रांसफर होता है। अब ये जो भी एनर्जी ट्रांसफर होगी रेडियो फ्रीक्वेंसी पे, जब भी स्पिन वापस से बेस वैल्यू पे आएगा तो एनर्जी एमिट होगी ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। तो सेम फ्रीक्वेंसी की एनर्जी जो होगी वो एमिट होगी और उसकी वजह से सिग्नल बनेगा और उस सिग्नल को एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर जो है वो स्टडी करता है। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल है, मैं यहाँ आपको पॉइंट वाइज लिख रही हूँ, इनके आपको नोट्स भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो एक पेज का इसका कंटेंट है वो मैं आपको यहाँ अटैच करके दिखा दूंगी, आप उसमें से इसके बारे में पढ़ सकते हो। हर एक न्यूक्लियस के पास स्पिन होती है एंड ऑल द न्यूक्लियाई आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड, आर इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड। ठीक है, अगर हम मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नली दे रहे हैं तो बेस एनर्जी जो है, बेस एनर्जी, उससे एनर्जी ट्रांसफर होगा हायर एनर्जी लेवल पे, हायर एनर्जी लेवल पे। अब ये जो हायर एनर्जी लेवल है ये क्या करेगा, रेडियो फ्रीक्वेंसी को इमिट करेगा। ठीक है, जब इसने रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली एनर्जी जो होगी वो इमिट कर दी, रेडियो फ्रीक्वेंसी वाली, तो उस टाइम क्या होगा कि वो जो स्पिन है वापस से इसके इमिशन के बाद वापस से हाई एनर्जी से बेस एनर्जी पे आ जाएगा। तो जब वो हाई एनर्जी से वापस से बेस एनर्जी वाले लेवल पे आएगा, बेस एनर्जी, तो उस टाइम क्या होगा कि वो इमिट करेगा लाइट। ठीक है, लाइट इमिट करेगा। कितने की होगी वो लाइट, सेम वेवलेंथ की होगी, सेम फ्रीक्वेंसी की होगी। ठीक है, हमने हर्ट्ज में लिखा था ना, तो फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू थी वो, तो सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट जो है वो इमिट होगी। अब ये लाइट जो है ये लाइट है सिग्नल। इस सिग्नल को फिर स्टडी करेगा एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर, एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर। तो आपको अब ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा उस डायग्राम और प्रिंसिपल के थ्रू। अब इसकी एप्लीकेशंस भी डिस्कस कर लेते हैं कि एक्चुअली में एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर को, स्पेक्ट्रोस्कोपी को हम यूज कहाँ करते हैं। तो एप्लीकेशंस, इसका यूज किया जाता है क्वालिटी कंट्रोल के लिए। तो कुछ चीज है, अगर आपको उसकी उस सैंपल की क्वालिटी देखनी है तो एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के हिसाब से आप देख सकते हो। कंटेंट को डिटरमाइन करने के लिए, डिटरमाइन कंटेंट एंड प्योरिटी ऑफ द सैंपल। तो कंटेंट एंड प्योरिटी सैंपल की डिटरमाइन करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इसका यूज मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी किया जा सकता है।
मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, प्रोटीन स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए भी किया जा सकता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर। तो हम बेसिकली ये सारी चीजें स्टडी कर सकते हैं यूजिंग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोप। तो इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका भी कोई टॉपिक है जो आपको समझ ना आया हो और आप पूछना चाहते हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड होगा। और अगर आपका कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। थैंक यू।